नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं दोस्तों कलाम फर्स्ट के टेस्ट सीरीज की। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था, सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले। सिलेबस कौन सा आपका, माइनर टेस्ट 4, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा शेड्यूल एंड सिलेबस। ये देखिए आपका कौन सा, माइनर टेस्ट 4 का। दोस्तों माइनर टेस्ट 4 कब होने वाला आपका, ये टेस्ट होने वाला दोस्तों 22 फरवरी 2026 को। कब होगा दोस्तों, 22 फरवरी 2026 को होगा। इस टेस्ट की तैयारी के लिए दोस्तों हम सबसे पहले माइनर टेस्ट जो 4 है इसके सिलेबस का क्या करते हैं दोस्तों, एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस करते हैं। यानी आधार क्या है आपका दोस्तों एनालिसिस का, एमसीक्यू। इन एमसीक्यू का सबसे पहले आप भी टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, अपनी ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, पीएपी बाय डीके सर। पीएपी बाय डीके सर। ये ऐप आपको दोस्तों प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपके पास लैपटॉप हो तो लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा, टैबलेट में भी डाउनलोड हो जाएगा, चाहे क्रोम बुक हो आपके पास उसमें भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करें इस ऐप के ऊपर, आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। इनका दोस्तों फिर वीडियो एनालिसिस जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, तो ये वीडियो इन्हीं टेस्टों का है दोस्तों, जो पहले इस ऐप के ऊपर टेस्ट हो चुका है। पहले टेस्ट होता है, फिर दोस्तों इसका वीडियो एनालिसिस करवाया जाता है और इसी ऐप के ऊपर दोस्तों इसकी पीडीएफ अपलोड होती है। फिर बात करते हैं जैसे आपका माइनर टेस्ट आता है जो 22 फरवरी 2026 को होने वाला है आपका। ये टेस्ट दोस्तों इस अपने ऐप के ऊपर साप्ताहिक टेस्ट के रूप में होता है, साप्ताहिक टेस्ट। और दोस्तों सबसे पहले बात करें अपना साप्ताहिक टेस्ट, बात करें अपलोड तो आपको 22 फरवरी को हो जाएगा, लेकिन इसका एनालिसिस कब करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे हम दोस्तों आपके 24 फरवरी को। कब करेंगे, 24 फरवरी को। इस साप्ताहिक टेस्ट की एक और विशेषता आपकी, इस साप्ताहिक टेस्ट की दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, पीडीएफ भी मिलती है इसी ऐप के ऊपर। और दोस्तों इसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। इसके बाद हम जैसे दोस्तों आपका माइनर टेस्ट 4 लगभग आपका 80% सिलेबस पूरा हो जाएगा, आधे सिलेबस का। इसके बाद हम दोस्तों आपका माइनर टेस्ट 5 है, और माइनर टेस्ट 5 आपके दोस्तों आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा माइनर टेस्ट 5 के साथ, आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका मेजर टेस्ट 1 होगा। कौन सा आपका, मेजर टेस्ट 1। और मेजर टेस्ट 1 की बात करें, इसके अंदर जो सिलेबस होगा दोस्तों वो कौन सा होगा आपका, आप सभी को पता है माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 5 तक होगा, 1 से 5 तक। यहाँ तक कि दोस्तों इस ऐप के ऊपर टेस्ट होंगे, वो टेस्ट कौन से होंगे, आपके रिवीजन टेस्ट होंगे। इस सिलेबस के फिर से क्या होंगे, आपके रिवीजन टेस्ट होंगे। और दोस्तों रिवीजन टेस्ट आपके टॉपिक वाइज नहीं होंगे, वो टेस्ट होंगे दोस्तों आपके मिक्स टेस्ट। यानी इस 5 टेस्टों की बात करें, जो सिलेबस आया आपका, इतना सिलेबस आया है, तो 6 दिन तक आपके मिक्स में लगभग आपके 6 टेस्ट होंगे। ठीक है, 6 टेस्ट आपके फुल टेस्ट होंगे, ऐसे नहीं, पूरे के 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डेली टेस्ट होंगे आपके, क्योंकि आप इस सिलेबस को पढ़ चुके हो एक बार। ठीक है, एक बार सिलेबस को पूरा वीडियो के माध्यम से कर चुके हो, टेस्ट के माध्यम से कर चुके हो, टॉपिक वाइज टेस्टों के माध्यम से कर चुके हो। फिर दोस्तों आपके फुल टेस्ट होंगे आपके इन इसी सिलेबस का, यानी आधे सिलेबस के 75 क्वेश्चन होंगे। कब होंगे दोस्तों, अपने मेजर टेस्ट 1 से पहले 6 दिन तक। फिर दोस्तों मेजर टेस्ट 1 होगा आपका, उसका एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद हम दोस्तों आपका अगले टेस्ट यानी माइनर टेस्ट 6 की तैयारी हम शुरू कर देंगे अपने टॉपिक वाइज टेस्टों से फिर से दोबारा। ये तो अपना शेड्यूल है, ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से क्राम की लाइब्रेरी बैच के अंदर होता है। ठीक है, 150 स्टूडेंट को तैयारी करवाई जाती है। जब हमारे टाइम की बात करता हूँ, जब हम लाइब्रेरी बैच में थे तब हमारे रोज टेस्ट होते थे। और इस बार दोस्तों इक्वल बैच चल रहा है उनका, तो क्लासेस चल रही है, तो उस बीच में दोस्तों आपके इस बार 2 टेस्ट है आपके, बुधवार और शनिवार को टेस्ट होते हैं लाइब्रेरी बैच के। लेकिन अपने इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपके डेली टेस्ट होंगे, और डेली आपको टारगेट दिया जाएगा, डेली टारगेट होगा आपका। और डेली टारगेट के अनुसार क्लासेस चली रही है, जो कंटिन्यू बना हुआ है दोस्तों, उनके 4 टेस्ट होकर कंप्लीट होने वाला है। जो अभी जुड़ेगा उसके 3 टेस्ट पहले देखने पड़ेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है, वो तो आपको देखने ही पड़ेंगे क्योंकि 3 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, 3 टेस्ट हो चुके हैं, 3 का सिलेबस हो चुका है, 3 के टॉपिक वाइज टेस्ट हो चुके हैं। अब माइनर टेस्ट 4 की बात करें तो माइनर टेस्ट 4 में कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास के अंदर 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख लाल बाल पाल हो चुका है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव आपके हो चुके हैं, टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय संविधान सभा हमने कल की थी, आपने बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से हमने समझाया था। यदि क्वेश्चन देखना चाहते हो, बालाजी जी जैसे कलाम ने क्वेश्चन पूछे हैं संविधान सभा के, तो आप सेकंड ग्रेड का पेपर देखना, सेकंड ग्रेड के जीके का पेपर देखना, जो आपका माइनर टेस्ट 1 हुआ था उसमें संविधान सभा थी आपकी, और उसके क्वेश्चन देखना, और अपनी क्लास के क्वेश्चन देख लेना, क्लास के क्वेश्चन और आपके जो टेस्ट दिया है उस क्वेश्चन देख लेना, क्या कितना सेम है आपका, कितना नहीं है, कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, कितने नहीं पढ़े हैं। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज के टेस्ट कर रहे हैं, तो उस टॉपिक से वही क्वेश्चन बनते हैं जो कलाम बनाएगा, वो सारे उसी प्रकार के उसी फॉर्मेट में कालानुक्रम क्वेश्चन हो, चाहे आपका असंगत क्वेश्चन हो, कोट वाला क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हमने टेस्टों के माध्यम से आपको पहले प्रैक्टिस करवाई, जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच में होती है उसी प्रकार से। अभी बात करें दोस्तों अब कौन सा करें हम आज दोस्तों, भारतीय राजनीति विज्ञान का आपका दूसरा टॉपिक हो रहा है कौन सा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ से भी आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे, और जो अब हम एनालिसिस करने वाले हैं वो कौन से टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले दोस्तों आपके भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के, इस टॉपिक को हम करने वाले हैं। इसके बाद हम दोस्तों कल हम करेंगे आपके जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, 2 टॉपिकों को हम साथ, जवाहरलाल नेहरू आपको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़ा टॉपिक है, और वल्लभ भाई पटेल भी अलग से पढ़ेंगे। यह आपके अंतिम चरण के अंदर है, भारतीय इतिहास और आपकी स्वतंत्रता के विभाजन की और आपकी क्लास
होने वाली। इस बार दोस्तों शैक्षणिक प्रबंध के अंदर आपके टीक्यूएम दे रखा है। टीक्यूएम को बहुत ही अच्छे से हमने पीछे पहली बार भी करवा चुके हैं, यूट्यूब पर ऐसी क्लास है अपनी टीक्यूएम की, लास्ट टाइम हमने करवाया था, लेकिन एक बार फिर से आपका इसका टेस्ट होगा और आपको देखने को मिलेगी। और प्रमुख संस्थान दे रखी है डाइट्स और IASC। तो IASC तो आप सभी को पता है, दो ही आपके अजमेर में, एक आपके कहाँ पर बीकानेर के अंदर है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है पहले इन चीज़ों को, लेकिन इनका क्वेश्चन किस प्रकार से, इनकी कोर्ट वाले क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, तो एक बार टॉपिक वाइज टेस्ट देना दोस्तों। इस सिलेबस का पूरा सिलेबस होगा आपका कब तक, 24 फरवरी तक। 24 फरवरी को फिर दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट होगा, ये अपना शेड्यूल, अपने शेड्यूल के अनुसार। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्लास की। आज पढ़ते हैं दोस्तों भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान को जीवित संविधान क्यों कहा जाता है। और यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय संविधान को जीवित संविधान का दर्जा दिए जाने का कारण क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो एग्जाम वाले क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है। और एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारतीय संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा दिए जाने का कारण क्या है, का दर्जा दिए जाने का कारण क्या कारण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन अपना देखिए अब क्या फर्क है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए इसमें विदेशी संविधानों को केवल शब्द से अनुकरण किया गया है, नहीं दोस्तों, शब्द से अनुकरण नहीं किया गया, आपका गलत हो जाएगा। इसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन का विकल्प रखा गया, बिल्कुल राइट। जैसे जैसे भारत की परिस्थितियां परिवर्तन होगी उस प्रकार दोस्तों इसमें विकल्प रखा गया कि संविधान को चेंज कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल राइट। ये केवल कानूनों का संग्रह नहीं दोस्तों, केवल कानूनों का संग्रह, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक विशेषता तो क्या होगी, क्यों कहा जाता है, यानी जीवित मरुस्थल का दर्जा क्यों दिया गया, कोर्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। और बी क्वेश्चन आपका 1 और 3 आपका कोर्ट सही था उसका। तो दोस्तों एक कोर्ट तो था आपका, इसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन का विकल्प था। और दूसरा कोर्ट क्या था, अन्य संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का समावेश होना, अन्य संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का उनका समावेश होना। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, जीवित मरुस्थल का दर्जा देने का। दूसरा दोस्तों भारतीय परिस्थितियों के अनुसार वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प था, इन दो कारणों के कारण दोस्तों भारतीय संविधान को किसका दर्जा दिया गया, आपके जीवित मरुस्थल का, यानी सॉरी जीवित संविधान का दर्जा दिया गया। मरुस्थल अपना थार का मरुस्थल याद आ गया मुझे, सॉरी, उससे तो जीवित मरुस्थल खा जाता है ना, थार के मरुस्थल को, तो वो याद आ गया। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों संविधान, सॉरी क्या पढ़ रहे हैं, संविधान, क्योंकि सुबह क्लास के अंदर करवा रहा था आज स्कूल के अंदर। भारतीय संविधान को जीवित संविधान कहा जाता है, क्यों कहा जाता है दोस्तों, अन्य संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का समावेश होना, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प होना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कथन दे रखा है फिर से, भारतीय संविधान में विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का समावेश किया गया है, बिल्कुल राइट। ये कथन क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कथन के अंदर आ चुका है कि भारतीय संविधान में विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का समावेश किया गया है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन किए, बिल्कुल राइट। संविधान जो निर्माता थे, जैसे हम भीमराव अम्बेडकर को समझ ले, जिन्होंने प्रारूप समिति बनाई थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे, आपके भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन जो संविधान का जो ढांचा है, प्रारूप है, वो किसने तैयार किया था, आपके BN राव ने तैयार किया था। तो दोस्तों इन जैसे व्यक्तियों ने बात करें, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन किया, तो बिल्कुल सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, और कारण मुख्य कारण, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण एक ही कथन की सही व्याख्या करता है, ऐसा था। आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण मुख्य कारण है, बिल्कुल राइट। तो मुख्य कारण क्या आपका, संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन किए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संविधान के प्रकारों में अलिखित और विकसित संविधान का उदाहरण चुनिए।
संविधान के प्रकारों में अलिखित और विकसित संविधान का उदाहरण चुनिए। भारत लिखित और निर्मित है, इंग्लैंड अलिखित और विकसित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2। और अमेरिका का भी कैसा दोस्तों अलिखित है, और फ्रांस का भी कैसा आपका अलिखित है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले संविधान के प्रकार, इसकी बात करते हैं दोस्तों, संविधान के प्रकार की बात करते हैं। देखो यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, संविधान सभा हो चाहे आपके संविधान की विशेषताएं हो। सबसे पहले बात करते हैं संविधान कितने प्रकार में बांटा गया, आपका 2 प्रकारों में बांटा गया। एक तो कौन सा संविधान दोस्तों आपका, एक संविधान बांटा गया दोस्तों आपका लिखित व निर्मित संविधान, लिखित व निर्मित संविधान। और दूसरा संविधान दोस्तों आपका बांटा गया वो कौन सा आपका, वह अलिखित व विकसित संविधान, अलिखित व विकसित संविधान, विकसित संविधान दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों लिखित संविधान कौन सा होता है आपका, लिखित संविधान कौन सा होता है आपका दोस्तों, ऐसे संविधान जो लिखित अवस्था में होते हैं, ऐसे संविधान जो लिखित होते हैं या संविधान सभा द्वारा निर्मित, संविधान सभा द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसमें देश के शासन संचालन के नियमों का वर्णन होता है, देश में शासन संचालन के नियमों का वर्णन होता है, तो वे संविधान कौन से कहलाते हैं दोस्तों आपके, लिखित और निर्मित संविधान कहलाते हैं। वही दोस्तों बात करें अलिखित कौन से कहलाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो भारत और अमेरिका के साथ दोस्तों लिखित है, भारत और अमेरिका के साथ दोस्तों आपका लिखित है, अमेरिका दोनों कैसा संविधान है दोस्तों आपका लिखित संविधान है। वही बात करें जैसे आपके अलिखित, और यहाँ पर बात करें दोस्तों इनकी संविधान लिखित अवस्था नहीं होती, यानी भूतकाल के परंपराओं के आधार पर, परंपराओं के आधार पर संविधान, यानी कि बात करें आपका जो अलिखित हो, क्या हो दोस्तों आपका अलिखित हो, लिखा हुआ नहीं हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों आपके अलिखित और विकसित संविधान कहलाता है। जैसे इंग्लैंड, जैसे कौन सा हो जाएगा आपका इंग्लैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका संबंधों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों सही विकल्प का चयन करना, संसदीय शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से उद्भूत होती है तथा उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो उसके प्रति क्या होती है दोस्तों आपकी उत्तरदायी होती है, सही बात है क्या, बताओ भाई। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका। अध्यक्षात्मक शासन में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत कठोर रूप से लागू होता है। कैसा होता है दोस्तों आपका, कठोर रूप से लागू होता है, बिल्कुल सत्य बात है। सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, एक मिनट। संसदीय अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंध में संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुना। संसदीय शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से उद्भूत होती है, बिल्कुल होती है, तथा उसके प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों, उत्तरदायी उसके प्रति होती है। तो पहला और दूसरा आपका सही है दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होता है, नहीं दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं होता है, जबकि अमेरिका में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, अमेरिका में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होता है, भारत में दोस्तों आपके वास्तविक कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है। तो पहला और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं शासन व्यवस्था को 2 प्रकार होती है। शासन व्यवस्था के प्रकार की बात करें, यहाँ पर शासन व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो कितने प्रकार होते हैं दोस्तों आपके, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आपके 2 प्रकार देखिए, पहला प्रकार होता है आपका संसदात्मक, और दूसरा प्रकार कौन सा होता है आपका अध्यक्षात्मक। दूसरा कौन सा होता है आपका अध्यक्षात्मक होता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले बात करें संसदात्मक की बात करें, देखिए क्या दे रखा है आपका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में सहयोगपूर्ण संबंध होते हैं।
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोगपूर्ण संबंध होते हैं, वही बात करें दोस्तों आपकी कार्यपालिका अध्यक्षात्मक में क्या होता है दोस्तों आपका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में अलगाव होता है। क्या होता है दोस्तों आपका, अलगाव होता है। व्यवस्थापिका में क्या होता है दोस्तों आपका, अलगाव होता है। ये चीज़ आपको याद करनी है, ये चीज़ तो आपको याद करनी है सबसे पहले। इसके बाद में बात करें दोस्तों आपके, हमें क्या पूछा था, जैसे भारत की बात करें, ठीक है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है संसदात्मक में, इसके अंदर दोस्तों आपका वास्तविक प्रमुख कौन होता है, आपका संसदीय शासन प्रणाली होती है, वहां पर वास्तविक प्रमुख कौन होता है आपका, वो होता है दोस्तों आपके प्रधानमंत्री। और ऐसा कौन से देश में है, अपने भारत में, ठीक है। वही बात करें अध्यक्षात्मक में, अध्यक्षात्मक दोस्तों बात करें आपके, वास्तविक प्रमुख कौन होता है आपका, वास्तविक प्रमुख कौन होता है आपका, वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन होता है आपका, राष्ट्रपति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहता है कह देता है, कभी ट्रैफिक बढ़ा देता है, खुद घोषणा करता है, किसी देश पर आक्रमण करना हो तो खुद करता है, ठीक है। यानी तानाशाही प्रकार की सरकार होती है। किस प्रकार की, तानाशाही प्रकार की, ठीक है। मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, राहुल गांधी उस पर हावी हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारतीय संविधान की मूल संरचना में के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की मूल संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। भारतीय संविधान के प्रारंभिक स्वरूप में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान की बात करें दोस्तों, भारत के जो प्रारंभिक स्वरूप में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। सही बात है क्या दोस्तों, पहला बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ और 5 परिशिष्ट है। नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका अच्छा वर्तमान की पूछ रहा है। वर्तमान में भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ 5 परिशिष्ट है, तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये भी आपका वर्तमान में 5 परिशिष्ट है, बिल्कुल राइट। संविधान निर्माण के समय इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिसे ये विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान बना, बिल्कुल राइट। विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान किसका है, भारत का है। कितने शब्द है भारतीय संविधान में, 1,45,000 शब्द है। ये आपके 2025 के क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया दोस्तों। कथन कौन से सही था आपके, पहला दूसरा तीसरा सभी सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाए दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी विशालता को लेकर। ये देखो, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान बना, कौन सा अपना, भारत का संविधान। तो यहाँ पर दोस्तों एक कथन आता है आपका, हरि विष्णु कामत ने। इसकी विशालता को लेकर दोस्तों आपके हरि विष्णु कामत का एक कथन पूछा जाता है आपका, हरि विष्णु कामत की बात करें दोस्तों, इनका कथन क्या था, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। हमें इस बात पर गर्व है, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, सबसे विशाल संविधान है, किसका कथन था आपका, हरि विष्णु कामत का एक कथन था। यह भी एग्जाम के अंदर आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, यह भी एग्जाम के अंदर आपका पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 कथन सत्य हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में 5 परिशिष्ट है दोस्तों, मैंने सोचा 3 परिशिष्ट है, 5 परिशिष्ट है, तो यह आपका सही हो जाएगा। याद करना दोस्तों, वर्तमान में संविधान के अंदर दोस्तों प्रारंभिक स्वरूप के अंदर 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियाँ एवं 5 परिशिष्ट है दोस्तों। कितने आपके, 5 परिशिष्ट है। भारतीय संविधान के समय में दोस्तों, निर्माण में समय में लगभग 1,45,000 शब्द थे। कितने थे दोस्तों, 1,45,000 शब्द थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों इस शब्द की बात करें, 1,50,000 शब्द है और इसमें अधिक समय के कारण, इसमें क्या लगा? अधिक समय लगने के कारण, अधिक समय लगने के कारण एक व्यक्ति था दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम क्या था? निजामुद्दीन अहमद, निराजुद्दीन मोहम्मद था, सॉरी, निराजुद्दीन मोहम्मद। निराजुद्दीन मोहम्मद ने दोस्तों आपके प्रारूप समिति को क्या नाम दिया? प्रारूप समिति को अपवहन समिति नाम दिया, अपवहन समिति नाम दिया। किसने दोस्तों? आपके निराजुद्दीन मोहम्मद ने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपके एग्जाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन आया। श्रीनिवासन कथन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं वरन देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है। ये किसने कहा था दोस्तों? आपके श्रीनिवासन ने कहा था। तो परिभाषा भी पूछी जाती है आपकी विशेषताओं से, तो याद करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीनों आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से असंगत कथन चयन कीजिए। असंगत कथन का हमें चयन करना है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है दोस्तों? आपके 7 अनुच्छेद है, बिल्कुल राइट। कर्नाटक के संविधान में 147 अनुच्छेद है, बिल्कुल राइट। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 153 अनुच्छेद है क्या? नहीं दोस्तों, आपका दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। तो दोस्तों फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद है आपके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में दोस्तों अनुच्छेद आपके कितने? 128। कितने आपके? 128। इन देशों से तुलना की जाती है भारतीय अनुच्छेदों की, तो ये देश तो आपको याद होने चाहिए कि अमेरिका में कितने? 7 अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान में कितने? 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अंदर 128 अनुच्छेद है, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दोस्तों आपके 153 अनुच्छेद है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वही बात करें दोस्तों आपके भारत के संविधान में, भारत के संविधान की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है दोस्तों आपके? वह है दोस्तों आपके 395 अनुच्छेद। कितने दोस्तों आपके? 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारे एसएसटी में पूछे गए थे क्वेश्चन, तो दोस्तों मैंने ले लिए। टेस्ट पेपर में भी आपकी बात करें, संविधान की सूची पर से संविधान दे रखा है, अनुच्छेदों की संख्या दे रखी है। देखो क्वेश्चन आ चुका है। अमेरिका में कितने पढ़े दोस्तों हमने? 7, पहला बी के अंदर। कनाडा में कितने पढ़े दोस्तों हमने? बताओ भाई, कनाडा में कितने पढ़े? 147, एक के अंदर आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 128 पढ़ा हमने, और दक्षिण अफ्रीका में कितने पढ़े हमने? 153 पढ़े। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? BACD। BACD कौन से में? आपके ऑप्शन नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का हमें चयन करना, चलो करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? अनुसूची से पूछा है। तो क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपके अनुसूची की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? सबसे पहले अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूची की बात करते हैं। कुल कितनी है दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर? वर्तमान के अंदर कुल 12 है, ठीक है। वर्तमान के अंदर कुल कितनी है आपकी? 12। कौन कौन सी आपकी 12 अनुसूचियाँ दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कौन सी है दोस्तों आपकी? अनुसूची 1। अनुसूची 1 लिख देता हूँ ताकि आपको फर्स्ट के स्थान पर ज़्यादा समझ में आएगा। अगर लिख देता हूँ मैं अनुसूची 1 लिख देता हूँ। अनुसूची 1 की बात करते हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें क्या है दोस्तों आपके? भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र किसी में आपके? अनुसूची 1 के अंदर है। सारी की सारी याद कर लो अभी। अनुसूची 2 के अंदर क्या है दोस्तों आपका? अनुसूची 2 की बात करें, अनुसूची 2 में क्या आपकी? बताओ भाई, वेतन एवं भत्ते। विभिन्न मंत्रियों के वेतन और भत्ते दोस्तों, पदों के लिए वेतन और भत्ते। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, अनुसूची नंबर 3। अनुसूची 3 में क्या है दोस्तों आपके? वह है दोस्तों आपके शपथ का प्रारूप, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का प्रारूप नहीं है। याद कर लो साथ साथ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है।
प्रावधान नहीं है दोस्तों। किसके अंदर दोस्तों? आपके अनुसूची 3 के अंदर। चौथी अनुसूची कौन सी है आपकी दोस्तों? चौथी अनुसूची की बात करें हम, अनुसूची 4। अनुसूची 4 के अंदर है दोस्तों आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपकी अनुसूची 5 की बात करते हैं दोस्तों। अनुसूची 5 में क्या है दोस्तों आपकी? अनुसूची 5 में दोस्तों आपकी SC ST क्षेत्रों का प्रशासन। वही बात करिए दोस्तों अनुसूची 6 के अंदर क्या है दोस्तों आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुसूची 6 की बात करें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपके 4 राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम और कौन सा जगह दोस्तों आपका? त्रिपुरा। इन क्षेत्रों में दोस्तों आपके जनजातीय प्रावधान, जनजातीय प्रावधान। वही बात करें दोस्तों आपके अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 की बात करें दोस्तों तो अनुसूची 7 में क्या है दोस्तों आपका? बताओ भाई, विषयों का बंटवारा। कितनी है दोस्तों? 3 श्रेणी में बांटा गया, 3 सूचियों में बांटा गया। 3 सूची आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ, राज्य और आपकी समवर्ती। देखो साथ साथ याद ही करा रहा हूँ, जो बार बार पूछे जाते हैं, इनके विषय भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, सभी करेंगे अभी आगे। अनुसूची 8 की बात करते हैं दोस्तों आपके, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है दोस्तों आपके? बता भाई, भाषाएं दोस्तों आपकी। और भाषाओं के बारे में आपने देखा दोस्तों, मूल संविधान कितनी थी आपकी? 14 थी। वर्तमान कितनी है दोस्तों आपकी? वर्तमान में 22। एग्जाम में पूछी जाती है आपकी। 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों आपके? अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 की बात करें दोस्तों, 9 के अंदर क्या है दोस्तों आपकी? वह है दोस्तों आपकी भूमि सुधार। भूमि सुधार राजीव गांधी के काल में जोड़ी गई थी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आपकी, सॉरी, अनुसूची 10 जोड़ी गई थी राजीव गांधी काल में, दल बदल, दल बदल। और 11 आपका, आप सभी को पता है PV नरसिम्हा राव के समय होते 11वीं और 12वीं जोड़ी गई थी आपकी। 11 में क्या है दोस्तों आपकी? पंचायती राज। 11वीं अनुसूची नंबर 11 लिख देता हूँ। और दोस्तों अनुसूची नंबर 12 के अंदर क्या है दोस्तों आपके? नगर पालिका। सबसे पहले आपको दोस्तों ये 12 अनुसूचियाँ याद होनी चाहिए। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी आपकी? बताओ भाई, 8 थी। कितनी थी आपकी? 8 अनुसूचियाँ थी आपके मूल संविधान के अंदर। ये हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सबसे पहले 12 की 12 आपको याद होनी चाहिए। अब वो दोस्तों हमने पूछा असंगत। पंचायती राज 11वीं में है, नगर पालिका आपकी 12वीं में है, दल बदल 10वीं में है। लेकिन दोस्तों भूमि सुधार कौन सी में? आपके 9वीं के अंदर है। भूमि सुधार कौन सी में? आपकी अनुसूची नंबर 9 के अंदर है दोस्तों। 8वीं में क्या है दोस्तों आपकी? भाषा है, तो हम पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत है। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन आगे पूछे जा चुके हैं। अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची शेष सम्मिलित कोड की का चयन कीजिए। देखो अनुसूची फर्स्ट में, सूची फर्स्ट में अनुसूची दे रखा है, सूची सेकंड में आपका विषय दे रखा है। 5वीं अनुसूची किसमें दोस्तों आपकी? 5वीं किससे संबंधित थी आपकी दोस्तों? आपकी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन था। 6ठी के अंदर क्या था दोस्तों आपका? 6ठी के अंदर था दोस्तों आपका जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल था। यानी पहला सी के अंदर, दूसरा बी के अंदर। पहला सी में, दूसरा बी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। 7वीं अनुसूची में क्या थी दोस्तों आपकी? विषयों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या थी दोस्तों आपकी? भाषाएं। मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों आपकी? 8 और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 12। वर्तमान में कितनी है दोस्तों आपकी? 22 है दोस्तों। सॉरी, मूल संविधान में 14। जैसे मैं अनुसूची में आ गया। मूल संविधान में भाषा कितनी थी आपकी? 14 और वर्तमान में कितनी है आपकी? 22। तो CBDA आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए,
कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलो विचार करते हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय बिल्कुल राइट। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सबसे पहले पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बिल्कुल राइट। इसलिए दोस्तों इसके अंदर कितने शामिल है दोस्तों? आपके 29 विषय शामिल है। तो राइट आंसर क्या जगह? ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या करता है। कब जोड़ी गई थी दोस्तों? आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय। इस समय दोस्तों आपके पीएम कौन थे? आपके पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे आपके? पीवी नरसिम्हा राव इसमें प्रधानमंत्री थे आपके कुछ के भारत के। उन्होंने बोला कि राजीव गांधी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आपके पंचायती राज लागू होगा, क्योंकि सबसे पहले पंचायती राज लाने का प्रयास किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन वर्तमान पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, गलत विकल्प का याद कीजिए। गलत विकल्प में याद करना है। चलो याद करते हैं। तो सबसे पहले बात करें गलत विकल्प का हमें चयन करना। क्या दे रखा है आपका? प्रविष्टि 2 ए राज्य में सशस्त्र बलों के अभियोजन से संबंधित है। किसी आपके राज्य में सशस्त्र बलों के अभियोजन से संबंधित है। कौन सा विधान में जोड़ा गया था? आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 के अंदर जोड़ा गया था। किसके अंदर दोस्तों शामिल है? आपका संघ सूची के विषय के अंदर शामिल है। किसके अंदर दोस्तों? संघ सूची की बात करते हैं। संघ सूची के अंदर कितने विषय कितने दोस्तों? आपके 98 विषय हैं। और दोस्तों आपके प्रविष्टियाँ कितनी शामिल है इसके अंदर? प्रविष्टियों की बात करें तो वो कितने शामिल है इसके अंदर? 97 शामिल है। इसके अंदर दोस्तों आपके 2A प्रविष्टि है, वो किससे संबंधित है दोस्तों? आपका राज्य में सशस्त्र बलों के अभियोजन से संबंधित है, जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। बिल्कुल राइट। प्रविष्टि 92A को 46 संविधान संशोधन 1982 द्वारा जोड़ा गया था। कब? 46वें संविधान संशोधन 1982 में जोड़ा गया था। सही है क्या ये? बताओ भाई। दूसरा नहीं दोस्तों, यह आपका गलत हो जाएगा। कब जोड़ा गया था दोस्तों? आपकी प्रविष्टि 92A क्या है? सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहिए कि प्रविष्टि 92A क्या है। दोस्तों 92A है अंतर्राज्यीय व्यापार में समाचार पत्रों से भिन्न माल से के क्रय विक्रय पर कर। अंतर्राज्यीय व्यापार में समाचार पत्रों से भिन्न, यानी समाचार पत्रों के अलावा यानी भिन्न माल के क्रय विक्रय पर कर। और दोस्तों ये कब जोड़ा गया था आपका? ये जोड़ा गया था दोस्तों आपके 6वें संविधान संशोधन 1956 में। 6वें संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया था। तब जोड़ा गया था 1956 में। तो ये गलत हो जाएगा आपका। प्रविष्टि 92G सेवाकर से संबंधित है। प्रविष्टि 92G दोस्तों सेवाकर से संबंधित है। चाहिए क्या? बिल्कुल राइट। कब जोड़ी गई थी दोस्तों? बताओ भाई, ये कब जोड़ी की थी? सेवाकर से संबंधित है 88वें संविधान संशोधन यानी 88वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003 के अंदर। प्रविष्टि 92 को 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में निरस्त कर दिया गया। तो बिल्कुल सत्य बात है, निरस्त कर दिया गया। प्रविष्टि 33 को कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन में निरस्त। ये बात करें दोस्तों प्रविष्टि कौन सी को? 33 को। एक मिनट, प्रविष्टि 33 को 7वें संविधान संशोधन 1956 में निरस्त किया गया। और दोस्तों बात करें दोस्तों प्रविष्टि 92 को, इसको हमने कब निरस्त किया गया? 101वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त। 2016 द्वारा क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया इसको भी। हमें क्या पूछा? गलत विकल्प। तो केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प यानी सही सम्मिलित कोड का चयन कीजिए। चलो करते हैं दोस्तों। पहला दे रखा है दोस्तों आपका प्रविष्टि फिर से पूछा गया क्वेश्चन आपका। तो 92A किसमें था दोस्तों? आपके 6वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया था।
प्रविष्टि संशोधन 92B किसमें जोड़ा गया था दोस्तों, आपके 46 संविधान संशोधन 1982 के अंदर। 46 संविधान संशोधन 1982 में थोड़ी होता, ठीक है, तो 82 के अंदर बिल्कुल राइट। 92 जी दोस्तों आपके 88 संविधान संशोधन 2003 और 33वां दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956। तो ABCD आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उपयुक्त विकल्प का मैं चयन करना चलो करते हैं। राज्य सूची में कोई नई प्रविष्टि नहीं जोड़ी गई। राज्य सूची में कोई नई प्रविष्टि नहीं जोड़ी गई, सही बात है क्या आपका, बताओ भाई, सही है बिल्कुल, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची की कुछ प्रविष्टियां समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दी गई, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों इसका कारण भी सही है, तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और इसका कारण सही नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें राज्य सूची में कोई नई प्रविष्टि नहीं जोड़ी गई, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा राज्य सूची की कुछ प्रविष्टियां समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दी गई, तो बिल्कुल राइट, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संविधान संशोधनों के आधार पर निम्नलिखित का कालानुक्रमिक क्रम याद कीजिए। दोस्तों बात करें छठा संविधान संशोधन कब होता है आपका, यह होता दोस्तों आपका छठा संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर। 42वां कब हुआ था दोस्तों, 1976 के अंदर। 88वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, बताओ भाई, 88वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था। 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंदर हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत विकल्प चुना में, प्रविष्टि 11A में न्याय प्रशासन है। प्रविष्टि 11A में क्या है आपका, न्याय प्रशासन है, बिल्कुल राइट। कब जोड़ी गई थी दोस्तों आपकी, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 द्वारा। किसमें जोड़ी गई थी दोस्तों आपकी, समवर्ती सूची की बात करते, समवर्ती सूची की बात करें दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों विषय कितने आपके, 52 विषय हैं। और दोस्तों आपकी बात करें प्रविष्टियों की बात करें, वो कितनी है दोस्तों आपकी, 47, जिसमें से दोस्तों आपकी प्रविष्टि 11 ये जोड़ी गई थी आपकी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 द्वारा। प्रविष्टि 17 ये 1 से संबंधित है, ये भी दोस्तों कब जोड़ी गई थी आपकी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई थी। दूसरा बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। प्रविष्टि 17 भी शिक्षा से संबंधित है। 17 भी दोस्तों शिक्षा से संबंधित है क्या, नहीं दोस्तों, शिक्षा से संबंधित नहीं है। किस संबंधित है, वन्य जीव व पक्षियों के संरक्षण, वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण। किसमें दोस्तों आपकी प्रविष्टि 17B के अंदर है, जो कब जोड़ा गया था आपका, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। प्रविष्टि 20 है दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण है, क्या आपका जनसंख्या नियंत्रण है। सारी प्रविष्टियां कब जोड़ी गई थी आपकी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई थी। दोस्तों गलत कौन सा हो जाएगा आपका, 3, तो केवल 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए विकल्प का चयन करते हैं हम। क्या दे रखा है दोस्तों, नवी अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था तथा आरंभ में 13 अधिनियम सम्मिलित थी, बिल्कुल राइट। जो नवी अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था तथा प्रारंभ में इसमें 13 अधिनियम सम्मिलित थे। कितने थे आपके, 13 अधिनियम सम्मिलित थे, तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। वर्तमान में नवी अनुसूची के अंदर में 284 अधिनियम सूचीबद्ध है, जिनमें से 282 अधिनियम प्रभावी है। कितने आपके, 282 अधिनियम क्या वर्तमान में प्रभावी है दोस्तों। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया अभी 2025 में क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा गया और कलाम ने टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था, कलाम ने टेस्ट में भी क्वेश्चन आपको पूछा था। अनुच्छेद 31B के तहत नवी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून का न्यायिक पुनर्वलोकन पूर्णतः वर्जित है, चाहे वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन क्यों न करता हो। ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करे और उसकी समीक्षा न हो। समीक्षा होगी दोस्तों इसकी। वामन राव वाद 1981 के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों का न्यायिक पुनर्वलोकन मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट कथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट खतरनाक सीधा पूछा जा सकता है कि वामन राव वाद कब आया था दोस्तों, 1981 में आया था। कब आया था दोस्तों आपके, 1981 के अंदर आया था, ठीक है।
के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के भागों एवं अनुच्छेदों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के जो भाग और अनुच्छेदों के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो करते हैं विचार। भाग 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र सम्मिलित है दोस्तों। तो बिल्कुल सत्य बात है। सीधा क्वेश्चन पूछे कि भाग 1 में क्या दोस्तों आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 3 के अंदर दोस्तों आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है। तो भाग 3 किससे संबंधित है दोस्तों? आपके मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आपके अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। पहले सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था, आजकल कोर्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। और भाग 4 किससे संबंधित है आपका दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। बच गया कौन सा आपका? भाग 2 बच गया आपका। भाग 2 की बात करें दोस्तों, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 है। 5 से 11 और किससे संबंधित है दोस्तों? आपकी नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया, भाग 3 में आपके मूल अधिकार हो गया, भाग 4 के अंदर दोस्तों आपकी क्या हो गया? आपकी नीति निर्देशक तत्व हो गया। फिर दोस्तों दे रखा आपका भाग 4 के 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया तथा यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बिल्कुल राइट, सरदार शरण सिंह की समिति की सिफारिश पर। किस सिफारिश पर? सरदार शरण सिंह की समिति की सिफारिश पर। सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर। जोड़ा गया था क्या आपका? भाग 4। भाग बात करें आपके दोस्तों 9, भाग 9 और भाग 9 के क्रम से 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए और ये पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित है। बिल्कुल राइट। भाग बात करें आपके दोनों 7 की को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल राइट। भाग 7 वर्तमान क्या आपका? निरस्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 56वें संविधान संशोधन द्वारा। सीधा इसमें कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित है आपका दोस्तों? अनुच्छेद 238 सम्मिलित है। इसमें कितना आपका? अनुच्छेद 238 आपका सम्मिलित। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो बात करें आपके पांचों कथन सत्य है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 11 से दोस्तों आपका 22 तक, भारतीय संविधान के भाग 11 से 22 तक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। संघ राज्य संबंधों से संबंधित है, जिसमें विधायी तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के संबंधों का प्रावधान है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। बात करें 245 से 263 संघ और राज्य के संबंध दिए गए किसके अंदर? भाग 11 के अंदर, जिसमें संघ यानी संघ राज्य विधायी संबंध और आपके संघ राज्य प्रशासनिक संबंध दोनों है। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। और अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जाता है आपका एग्जाम के अंदर। भाग 12 की बात करें दोस्तों, आपके अनुच्छेद 264 से 300A है, जो कब जोड़ा गया था आपका? 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। वित्त, संपत्ति, सुविधाएं तथा वाद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। भाग 14 के अनुच्छेद दोस्तों आपके 308 से 323 है में सेवाओं पर लोक सेवा आयोग दोनों का उल्लेख है, जबकि भाग 14 में अधिकरणों से संबंधित है, जिसे 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल राइट। कब जोड़ा गया था दोस्तों? आपके 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल सत्य बात है। भाग दोस्तों आपके जो 18 है अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, जो आपके आज टेस्ट के अंदर भी देखा होगा आपने। आपातकालीन प्रावधान पूछा था आपके किसी में? भाग 18 के अंदर। तथा भाग 20 की बात करें दोस्तों आपके, तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। भाग 20 से संबंधित है आपका क्वेश्चन संविधान संशोधन से।
अनुच्छेद 368 इसमें सम्मिलित है, बिल्कुल राइट। भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंधों सम्मिलित है, बिल्कुल राइट। पूरे कथन दिए हुए हैं आपके, पूरे भाग आ गए आपके इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपके दोस्तों पांचों के पांचों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कथन के साथ साथ बात करें, आपका कथन दिया गया, अनुच्छेद दिए गए, साथ साथ उनकी विशेषता दी हुई। बहुत ही अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को कवर करवाने का प्रयास किया गया ताकि आपके सारे भाग एक क्वेश्चन में कवर हो। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 के अपना देखिए, सही विकल्प का चयन करना है हमें दोस्तों, चलो करते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर दोस्तों सशस्त्र विद्रोह शब्द अनुच्छेद 352 में प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। यानी बात करें दोस्तों आपके अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, आपके राष्ट्रीय आपातकाल, किससे संबंधित है दोस्तों, आपके राष्ट्रीय आपातकाल। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल किन कारणों से लग सकता है, या तो बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है, या तो बाह्य आक्रमण हो, या युद्ध की संभावना हो, या दोस्तों आपकी आंतरिक अशांति यानी सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो ये आपकी किसमें सम्मिलित है, आपके अनुच्छेद 352 में। यहाँ पर पहले 3 थे आपके, आंतरिक अशांति शब्द था, उसके स्थान पर दोस्तों सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। जब 44वें संविधान संशोधन 1978 में, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह के आधार पर की जा सकती है, बिल्कुल राइट। पहले दोस्तों ऐसे होती थी आपकी अनुमति, लेकिन लिखित सलाह ये भी कब, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया था कि लिखित होनी चाहिए। उद्घोषणा कैसे होनी चाहिए, आपकी लिखित होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये भी आपकी। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकती है, बिल्कुल। संसद की स्वीकृति के बिना अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकती है, 1 वर्ष तक दोस्तों आपकी प्रभावी रह सकती है, बिल्कुल सत्य बात है क्या, नहीं दोस्तों, यह आपका गलत हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है तथा न्यायाधीशों के वेतन में कटौती के निर्देश भी दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है दोस्तों। पहला, दूसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद की स्वीकृति बिना अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकती है, नहीं दोस्तों, नहीं रह सकती। तो यह गलत हो जाएगा आपका, क्या जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, कथन ये दे रखा है, भारत में न्यायपालिका को विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार है, बिल्कुल राइट। भारत में न्यायपालिका को विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। विधि का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। विधि का समान संरक्षण दोस्तों कहाँ से लिया गया, आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। विधि के समान संरक्षण कहाँ से ले गया है दोस्तों, आपका अमेरिका के ले गया। और विधि के समक्ष समानता दोस्तों, विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से ली गई दोस्तों आपकी, ये ली गई दोस्तों आपकी ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई दोस्तों, आपकी ब्रिटेन से ली गई, कौन सी, आपकी विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, सूचीपृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचीपृष्ठ में मूल करते हुए दे रखे, सूचीपृष्ठ और सूची सेकंड की बात करें। मूल करते हुए कहाँ से ले गए दोस्तों आपकी, बताओ भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन है। मूल करते हुए आपके सोवियत संघ से ले गए, 4 हो जाएगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लेगी दोस्तों, आपकी गणतंत्रात्मक व्यवस्था लेगी आपकी दोस्तों फ्रांस से। कहाँ से लेगी दोस्तों, फ्रांस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ले गए दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये ले गए दोस्तों आपके जापान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों, आपके दक्षिणी अफ्रीका से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, DABC, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में असंगत का चयन कीजिए। निम्न में से संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में असंगत का हमें चयन करना है। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से पृथक होना, कार्यपालिका से व्यवस्थापिका का पृथक होना, ये क्या आपका असंगत है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल राइट। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता होना, बिल्कुल है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी लागू होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत और ब्रिटेन की शासन प्रणालियों के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। भारत और ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है उनके बारे में निम्न खतरों पर विचार करना है। चलो करते हैं दोस्तों। दोनों देश लोकतांत्रिक देश, दोनों देश के आपके दोस्तों लोकतांत्रिक देश है,
बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दोनों देश गणतंत्रात्मक है, नहीं दोस्तों, दोनों देश आपके गणतंत्रात्मक नहीं है, भारत गणतंत्रात्मक है। भारत में राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत होता है। बिल्कुल राइट। तो ए और 3 आपका सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन के संवैधानिक आधार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का हमें चयन करना है। चलो करते हैं दोस्तों सही विकल्प का हमें चयन। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन क्या दे रखा है हमें, अनुच्छेद 132 के अंतर्गत जहाँ संविधान की व्याख्या प्रश्न निहित है वो वहाँ उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। बिल्कुल राइट। उच्चतम न्यायालय का क्या होता है? निर्णय अंतिम होता है। बिल्कुल राइट। कथन क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, और आपके सर्वोच्च न्यायालय भी बात करें फर्स्ट ग्रेड वालों की है आपका सिलेबस के अंदर है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। अनुच्छेद 13(2) राज्य को ऐसे कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है जो मूल अधिकारों का हनन करते हो, अन्यथा वे शून्य होंगे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विधायी विषयों का वितरण किया गया। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विधायी विषयों का वितरण किया गया है, जिसके अतिक्रमण की स्थिति में न्यायालय संबंधित कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। बिल्कुल राइट। न्यायालय संबंधित जो कानून है को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया प्रत्येक संविधान संशोधक न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः परे नहीं दोस्तों, पूर्णतः परे नहीं है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, त्रुटिपूर्ण कथन का चयन करना है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और त्रुटिपूर्ण कथन का हमें चयन करना है। सारे के सारे आपके दोस्तों परिवेश क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, पहला संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द का प्रत्येक उल्लेख नहीं है। बिल्कुल संविधान के अंदर दोस्तों आपके न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द का प्रत्येक उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये तो आपकी गलत नहीं हो सकता। न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग माना गया है। बिल्कुल राइट। न्यायिक जो पुनर्वलोकन है संविधान के मूल ढांचे का अंग माना गया, बिल्कुल सत्य बात है। संविधान संशोधन न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे में आते हैं। बिल्कुल राइट। जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होते हैं दोस्तों आपके, संशोधन होते हैं आपके, वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? आपके न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे में नहीं आती, क्योंकि अनुच्छेद 76(2) का संरक्षण प्राप्त नहीं दोस्तों। वर्तमान में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसकी न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, यानी पूछा जा सकता है किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया, तो गलत हो जाएगा। तो केवल 4 आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, वर्तमान में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संविधान की आलोचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। संविधान की आलोचना के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार कर सही विकल्प का हमें चयन करना। चलो करते हैं दोस्तों। सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी कहा था। बिल्कुल राइट। भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी किसने कहा दोस्तों? आपके सर आइवर जेनिक्स ने कहा दोस्तों। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये तो आपकी पी आर देशमुख के अनुसार भारतीय संविधान मूलतः भारत शासन अधिनियम 1935 ही है, जिसमें केवल वयस्क मताधिकार जोड़ा गया है। ये किसने कहा दोस्तों? आपके पी आर देशमुख ने जोड़ा। बिल्कुल अभी संशोधन हो रहा है धीरे धीरे इन चीज़ों में। वकीलों का संवर्ग की संज्ञा संविधान की सरल एवं लोकबोध्य भाषा के कारण दी गई थी, नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आलोचकों के अनुसार संविधान में परस्पर विरोधी तत्व जैसे संज्ञानात्मक होते हुए भी एकात्मक का समावेश है। बिल्कुल राइट। देखा ना हमने सवाल, भारतीय संविधान की विशेषता है, भारतीय संविधान के साथ आपका एकात्मक, संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, कई कारणों के अंदर ये विशेषता हमने देखी। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की आलोचना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका प्रवेश से पूछा गया। जो क्वेश्चन आपके पूछे गए वो मैंने सार लिए, थोड़ी भाषा मैंने थोड़ी सरल बनाई इनकी, वरना बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। संविधान को अत्यधिक लंबा एवं विस्तृत होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। बिल्कुल राइट। लंबा और विस्तृत होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। आइवर जेनिक्स ने इसे वकीलों का स्वर रखा। बिल्कुल आइवर जेनिक्स ने इसे वकीलों का स्वर रखा। आलोचकों के अनुसार संविधान में राज्यों को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई, नहीं दोस्तों, केंद्र को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई, तो ये गलत हो जाएगा आपका। संविधान में विभिन्न देशों से ग्रहण किए गए तत्वों के कारण विरोधाभासी विशेषता परिलक्षित होती है। बिल्कुल राइट। संविधान में विभिन्न देशों से ग्रहण किए गए तत्वों के कारण विरोधाभासी विशेषता परिलक्षित होती है। बिल्कुल राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा? असत्य कथन। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, शेष सम्मिलित कूट का चयन कीजिए। देखिए आलोचना और आपके संदर्भ और मत दे रखा है। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी किसने बोला दोस्तों? 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी किसने बोला दोस्तों, बताओ भाई। आइवर जेनिक्स ने बोला था। किसने? आइवर जेनिक्स ने बोला था 1935 की कार्बन कॉपी। ठीक है। वकीलों का सर्वक भी किसने बोला दोस्तों आपके, बताओ भाई। वकीलों का सर्वक भी किसने बोला आपका? आइवर जेनिक्स ने बोला था। किसने बोला? आइवर जेनिक्स ने। अत्यधिक लंबा और जटिल, ये किसमें प्रतीक चिन्ह था दोस्तों आपके? भाषा की जटिलता से क्या, बताओ भाई। भाषा की जटिलता के कारण। केंद्र को देख सकते हैं यानी संघीय राज्य पर प्रश्न चिन्ह, संघीय राज्य प्रश्न चिन्ह ताकि केंद्र को देख सकते हैं। देखिए अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा देखो, उसी का उल्टा पूछा है यहाँ पर। तो दोस्तों A, C, D आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में पूछा है हमें, चलो देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सत्य बात है। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बिल्कुल राइट। कौन सी समिति थी दोस्तों आपकी? सरदार सरवण सिंह समिति, सरवण सिंह समिति। छियासीवें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अप्रैल 2010 से प्रभावी शिक्षा का अधिकार द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के को शिक्षा का उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य है, बिल्कुल राइट। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय नहीं दोस्तों, न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय नहीं है, संसद ही इन्हें परिवर्तन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु निम्न में से कौन सा प्रयास नहीं किया गया? निम्न से कौन सा प्रयास नहीं किया गया दोस्तों? अनुसूचित जातियों व जनजातियों को राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल आरक्षण प्राप्त है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये आपकी लोकसभा और विधानसभा में है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं है। तो हमें क्या पूछा था? प्रयास नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया आपका? ये बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों आपके लोकसभा के अंदर अनुच्छेद 330 और विधानसभा के अंदर दोस्तों आपके अनुच्छेद 332 के तहत। अनुसूचित जातियों व जनजातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण, जातियों बात करें और सरकारी सेवाओं में आरक्षण है, बिल्कुल राइट। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु, बिल्कुल राइट। ठीक है, कब लागू हुआ था दोस्तों? ये लागू हुआ था दोस्तों सितंबर 1993 में। कितने परसेंट? 27%, लेकिन अभी तक पूरा नहीं दिया जाता है, 21% ही दिया जाता है। अल्पसंख्यकों के भाषाई, धार्मिक व सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु व्यवस्था की गई, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में नहीं है, बाकी लोकसभा और विधानसभा में तो आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी विशेषता भारत में संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्था की नहीं है? निम्न से कौन सी व्यवस्था भारत में संघीय शासन व्यवस्था की नहीं है? संविधान की सुरक्षता, बिल्कुल राइट। देशनात्मक विधायिका भी है आपकी। एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, तो संविधान के ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी? एकीकृत न्यायपालिका, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण, व्यवस्था का लक्षण है। लिखित संविधान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे अर्थों में संगात्मक नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे अर्थों में संगात्मक नहीं है? शास्त्रीय शक्तियों का विवरण, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्लोकन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। एकीकृत न्यायपालिका। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछा जा चुका है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? बताओ भाई, ये कथन किसका है? मोहन सक्सेना, डॉक्टर वी आर, डॉक्टर रामचंद्र राय, सरदार पटेल। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? डॉक्टर वी आर का एक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान को एकात्म प्रवृत्ति की ओर झुकाता है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है दोस्तों? आपकी केंद्र के पास, बिल्कुल। एकल नागरिकता, ये भी केंद्र
बात करें एकात्म शासन को दर्शाती है। लिखित संविधान, ये दोस्तों संघात्मक और संविधान की विशेषता, ये किसी आपकी संघात्मक विशेषता है। विशेषता का प्रावधान है। तो दोस्तों सही कोड की बात करें, पहला दूसरा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशेष शक्तियां किसके पास नहीं था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। केंद्र सरकार के पास, राज्य के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? राष्ट्र संसद के पास। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोग करते हैं, भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपके फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है? नहीं दोस्तों, भारत को संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। बिल्कुल राइट, भारत में संविधान को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है दोस्तों, स्टेट। तो सही उत्तर की बात करें तो आपका केवल 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है? शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, संविधान की स्वच्छता नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोहरी नागरिकता संघीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं, आपातकाल की स्थिति में भारतीय संघीय ढांचा किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? आपातकाल की स्थिति में भारतीय संघीय ढांचा किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? परिसंघात्मक, पूर्णतः संघात्मक, एकात्मक या संसदीय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? एकात्मक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, किस राजनीति शास्त्री ने धर्मनिरपेक्षता का उसूली मसले, किस राजनीति शास्त्री ने धर्मनिरपेक्षता का उसूली पासले का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? सुभाष कश्यप, रजनी कोठारी, राजीव भार्गव या मीरानंद? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? राजीव भार्गव ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता का आशय नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता का आशय नहीं है। प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म और राज्य के बीच पूर्ण लगाव होगा। धर्म में आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं होगा। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव होगा। ऑप्शन नंबर 2। ये दोस्तों पंथ निरपेक्षता का आशय नहीं है। कौन सा आपका? कब जोड़े गए थे दोस्तों आपके? 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात से कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता है रहे तो नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बताओ भाई। मायरन विनर का है, वल्लभ भाई पटेल का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, शिव राव का? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? संघीय गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़े गए? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़े गए दोस्तों? 44 संशोधन, 42 संशोधन, 52वां संशोधन, 66वां संशोधन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। प्रस्तावना में वर्णित आदर्श किस देश की क्रांति से प्रेरित मान जाते हैं? प्रस्तावना में वर्णित आदर्श किस देश की क्रांति से प्रेरित मान जाते हैं? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या चीनी क्रांति? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? अमेरिकी क्रांति। ये क्वेश्चन थे आपके लास्ट में जो आपके सभी एग्जाम में पूछे गए थे वो। तो सारे के सारे हमने दोस्तों संविधान की विशेषताओं के क्वेश्चन देखे जो आज तक एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा जो नवीनतम क्वेश्चन आए थे वो भी अभी 2025 में क्वेश्चन आए थे, वो भी हमने इस प्रस्तावना के माध्यम से बात करी, इस क्लास के माध्यम से आपको सामने प्रस्तुत किए। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। आप ये टेस्ट अपने ऐप के ऊपर दे सकते हो। ये ओनली फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को लेकर ये टेस्ट बात करें, आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर एक ऐप आपका लॉन्च किया गया है। इस ऐप के ऊपर दोस्तों ऐप का नाम क्या है सबसे पहले तो उसकी बात करें तो PAP बाय DK सर। यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार पहले आपके टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज। जैसे टेस्ट आपके टॉपिक वाइज, फिर दोस्तों आपके साप्ताहिक, और इनका फिर होता है दोस्तों आपका वीडियो एनालिसिस। और यहाँ पर आपको दोस्तों PDF की सुविधा भी मिलती है, और साप्ताहिक टेस्ट की आपको PDF भी आपको मिल जाती है दोस्तों। तो ये टारगेट बैच के आधार पर दोस्तों एनालिसिस के माध्यम से जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच में होता है उसी प्रकार से हम प्रैक्टिस करें। तो क्लास आपको कमेंट में बतानी है कैसी लगी, साथ साथ दोस्तों कुछ सुधार करना हो तो वो भी कमेंट में बताइए ताकि अगले क्लास के अंदर और ज़्यादा बेहतरीन कर सके इसको।
तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर से सब्सक्राइब कर देना। लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।